यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसके यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है BPSC प्रीलिम्स 2025 के लिए, और यहाँ पर 71 BPSC उसके लिए। यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 23 रहेगा, राइट, 23 नंबर टेस्ट है, और फुल लेंथ के हिसाब से यहाँ पर 9वां टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखा है ऑब्लिक में, तो मतलब इसका भी फुल लेंथ यहाँ पर जो टेस्ट है 9 है, और ओवरऑल यहाँ पर 23 टेस्ट है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। पार्ट 1 यहाँ से इसका कराएंगे। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से इसको कवर करेंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर से देखते हैं। यहाँ पर देखो सब पूरा लिखा हुआ है, कोड इसका क्या है और यहाँ पर कौन सा टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, सब यहाँ पर दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, हीनयान साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पहली बात यहाँ पर है, पहली बात यहाँ से क्या होगी, गलत है इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो हीनयान है ये ग्रंथ जिसे थेरवाद बौद्ध ग्रंथ का ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का यहाँ पर ग्रंथ माना जाता है और मुख्य रूप से पाली भाषा में रचित है। इसे सामूहिक रूप से पाली ग्रंथ या त्रिपिटक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे संस्कृत भाषा नहीं होगा। महायान साहित्य मुख्य रूप से पाली भाषा में है और इनका अनुवाद चीनी तथा तिब्बती साहित्य यहाँ पर कई भाषाओं में किया गया है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि महायान जो हमारा है ये ग्रंथ पाली ग्रंथ में नहीं लिखा गया है। महायान मूल रूप से यहाँ पर संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर संस्कृत था, नीचे वाला ऊपर पाली कर दिया है ना, तो यहाँ से ऊपर दोनों जो मिसमैच कर दिया, ऊपर वाले नीचे दे दिया, नीचे वाला ऊपर दे दिया है। राइट, तो यहाँ पर संस्कृत या बौद्ध मिश्रित संस्कृत में रचे गए थे, जिन्हें बाद में बड़े पैमाने पर चीनी और तिब्बती भाषाओं में अनुवादित किए गए थे। तो यहाँ से भी गलत हो गया, दोनों बात गलत है। आंसर क्या होगा, पूछे सही कौन सा है, तो कोई नहीं, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है पहले का। क्वेश्चन 2, भवभूति किस राजा के दरबार से जुड़े थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का ए, यशोवर्मन। ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। भवभूति जिन्हें शास्त्रीय संस्कृत नाटककारों में कालिदास के बाद यहाँ पर दूसरे स्थान पर माना जाता है। ठीक है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबार से जुड़े थे। जैसे कि इतिहासकार जो कल्हड़ है, उन्होंने अपने यहाँ पर प्रसिद्ध जो कृति थी, रचना थी, उसमें यहाँ पर राष्ट्र जो तरंगिणी थी उसका उल्लेख यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, दूसरे का ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना थी, उसके संबंध में आपको विचार करना है। चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु नगर है जहाँ कोई दुर्ग नहीं था। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहां कृत्रिम ईंट बना एक गोदी या डाकयार्ड पाया गया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरा, प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति केवल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रसिद्ध कांस्य की यहाँ पर नर्तकी थी, इसकी मूर्ति केवल मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। किसी अन्य सिंधु स्थल से इस प्रकार की प्रतिमा का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह मूर्ति अपनी विषय वस्तु और यहाँ पर कलात्मक शैली दोनों के लिए यहाँ पर जानी जाती है। आंसर क्या होगा, तीनों बातें करेक्ट है। तीसरे का आंसर पूछा सही कौन सा, तो डी, 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऋग्वेद के किस यहाँ पर मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद के यहाँ पर कौन से मंडल में गायत्री जो मंत्र उसका उल्लेख मिलता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय मंडल में। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के जो हमारे मंडल 3 हैं, सूक्त 62 और जो हमारा मंत्र 10वां, ठीक है, उसमें यहाँ पर देखा गया। इसे महर्षि जो विश्वामित्र थे उनके द्वारा रचित माना जाता था। ये मंत्र सविता देवतक जो है उनको समर्पित हैं और वैदिक तथा बाद में यहाँ पर हिंदू धार्मिक जो परंपरा थी उसके यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से चौथे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 यहाँ से, वैदिक साहित्य जो हमारा एक्स्ट्रा चाहिए उसके संबंध में आपको विचार करना है। यह संस्कृत व्याकरण पर आधारित एक व्यापक ग्रंथ है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। ठीक है, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, ये विभिन्न वर्गों के लोगों को और जीवन के विभिन्न जो हमारे विभिन्न चरण हैं उसके लिए आचार संबंधी यहाँ पर नियम प्रदान करेगा या प्रदान करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अष्टाध्यायी केवल व्याकरण और भाषा विज्ञान से संबंधित है। ये जो हमारे सामाजिक वर्ग है या वर्ण है उनके जीवन के चरण हैं उनको लेकर के जो अनुष्ठान है उससे नियम यहाँ पर नहीं बताता है। ठीक है, ऐसे विषयों में ग्रंथ यहाँ पर चर्चा करते हैं जो धर्मशास्त्र या स्मृतियाँ कहलाते हैं, जैसे मनुस्मृति, न कि अष्टाध्यायी। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 5वें का। गलत कौन सा है, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। गलत पूछा तो बी, सही पूछता तो ए यहाँ से आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ से मैच करना है। ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं यहाँ से। पहला बोला कल्पसूत्र। कल्पसूत्र हमारा एक देखो जैन ग्रंथ है जिसमें तीर्थकरों के जीवन और यहाँ पर जो सन्यासी जीवन उसके नियम का वर्णन है। तो ऐसे क्या होगा, एक यहाँ से आपको हो जाएगा ये। ठीक है, अगला चरक संहिता। चरक संहिता क्या होगा,
चरक संहिता आपका हो जाएगा आयुर्वेद का एक प्रमुख ग्रंथ है जो चिकित्सा और स्वास्थ्य पर केंद्रित है। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इसमें। आगे अरण्यक, अरण्यक जो कहोगे क्या होगा, ये वन ग्रंथ है जो ब्राह्मणों, कर्मकांड और उपनिषदों दर्शनों के बीच यहाँ पर सेतु का काम करता है। ठीक है, ये हो जाएगा सी का 2 है ना। आगे नाट्यशास्त्र आपका बचा, ये आपका हो जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा छठे का ये हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आपका सी है ना। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रहे हैं ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में नहीं रखना। कभी कभी ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपके मिस प्रिंट हो जाते हैं, ये वाले है ना जो नीचे दे रखे हैं नीचे वाले, इनको यहाँ पे मैं जो मैच करा रहा हूँ इसके हिसाब से आपको सामने सामने लिख लेने। आपको A4 पेपर लेके बैठना है। ठीक है, उसमें आपको जो मैं बताता जाऊँ जैसे कल्पसूत्र, तो आप ऐसे करके मैच करके लिखते जाओ सामने सामने से, तो यहाँ से अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको सामने से याद हो जाएंगी। राइट, यहाँ पे ये चीज़ देखने में थोड़ा सा कभी कोई मिस्टेक, दूसरा नंबर यहाँ चला गया या दूसरा यहाँ चला गया, तो इस वजह से क्या होता है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। राइट, कभी कुछ क्वेश्चनों में दिए भी करीब 60 से 70% में क्वेश्चनों में गलती की है इसमें। ठीक है, तो इस वजह से मैं मैच कर देता हूँ ऊपर कि कौन सा यहाँ पे इसका मैच कर रहा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के सांस्कृतिक अवशेषों को एक सतत क्रम पर दर्शाता है। ठीक है, कौन दर्शाता है, आंसर हो जाएगा 7वें का बी, बेलन घाटी। ठीक है, क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक की यूनानी, अरामाइक और ग्रेगो अरामाइक लिपि है उसको उत्कीर्ण शिलालेख यहाँ पर पाए गए। करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का ए, कंधार और लघमान। ठीक है, कंधार और लघमान ही वे स्थल हैं जहां अशोक के शिलालेख यूनानी अरामाइक को जो ग्रंथ है ग्रेको है उसमें अरामाइक लिपि में मिलते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि यहाँ पर जो मौर्य साम्राज्य है उसके उत्तर पश्चिम सीमांत में ग्रीक तथा यूनानी जो हमारे ईरानी समुदाय थे उसके साथ प्रत्यक्ष सांस्कृतिक प्रशासनिक संपर्क था। तो यहाँ से क्या होगा, ए करेक्ट आंसर इसका, कंधार लघमान। ठीक है, कंधार लघमान जो हमारे हैं ऐसा पूछ लेगा आपका कि किस लिपि में मिले हैं ये, है ना। तो यहाँ पर ये जो मिले हैं ये शिलालेख यूनानी, अरामाइक और ग्रीको अरामाइक लिपियों में देखे गए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां नंबर क्वेश्चन है, गुप्त वंश की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जहाँ पर विद्वान है और उनके युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, देखते हैं। पहला बोला है ऐसे केपी जायसवाल। केपी जायसवाल क्या होगा, केपी जायसवाल आपका हो जाएगा गुप्त जो जाट शूद्र मूल के थे वो। ठीक है, सही है। आरसी मजूमदार यहाँ से होगा जो गुप्त मुर्शिदाबाद से आए थे। ठीक है, सही है, अभी दोनों बातें सही है। एस के अयंगर ये वैश्य मूल थे, है ना, ये भी सही है। एच.सी. राय चौधरी ये ब्राह्मण मूल के थे, ये भी बातें कर, चारों बातें हमारी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, डी यहाँ से 9वें का करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, 6ठी शताब्दी से पूर्व में इस प्रख्यात भारतीय विद्वान की अपनी प्रकृति वह संहिता में बताया था कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के जो सूर्य के चारों ओर पर घूमती है। उन्होंने ग्रहों की यहाँ पर गति को लेकर के खगोलीय घटनाओं की व्याख्या करने के लिए कई यूनानी स्रोत से यहाँ पर ग्रंथ को शामिल किया है। तो कौन है ये किन विद्वान की बात कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ से वारामेर की। ठीक है, क्वेश्चन 11, शेर शाह की जो सेना थी उस पर राजपूतों के हमले के जो अंतिम परिणाम था निम्नलिखित में से क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें का यहाँ से, ये था राजपूतों को घेर लिया गया था और वे आखिरी दम तक यहाँ पर लड़ते रहे थे। ठीक है, उन्होंने अपने जो यहाँ पे राजा थे मालदो की वापसी के बाद भी यहाँ पर राजपूत सेनापति जैता कुंपा और यहाँ पर अन्य लगभग 12,000 सैनिकों के साथ यहाँ पर शेरशाह की 80,000 सैनिकों वाली सेना में टूट पड़े थे और भारी क्षति यहाँ पर पहुंचाई। हालांकि यहाँ पर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और यहाँ पर अंतिम व्यक्ति तक यहाँ पर जो था उस तक युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। 11वें का आंसर डी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेरशाह के शासनकाल में परगना स्तर पर कानून व्यवस्था और समान प्रशासन को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिकदार। ठीक है, शेरशाह के शासनकाल में परगना जिला स्तर पर कानून व्यवस्था और समान जो प्रशासन था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी अधिकारी सिकदार था। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैरम खान के नेतृत्व में शासनकाल में मालवा के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया था अधम खान ने। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से कौन सी अकबर द्वारा अपनाई गई शेरशाह की भूमि राजस्व जो प्रणाली थी उसका एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, इसकी प्रमुख व्यवस्था कौन सी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, देखो शेरशाह की जो हमारी भूमि राजस्व जो प्रणाली थी उसको अपने समय से अत्यंत प्रगतिशील व्यवस्था मानी जाती थी। इसकी ये अहम विशेषता थी कि जो बाद में अकबर ने अपनाया और बेहतर बनाया था। ठीक है, ये थी कि यहाँ पर जो कृषि योग्य भूमि थी उसको माप दी जाती थी या माप करते थे उसकी, और उसकी उत्पादकता के अनुसार फसलवार जो दरें थी वो तय की जाती थी, है ना। तो बी हमारा स्टेटमेंट है इसका
करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्पादकता दर पर फसलवार एक केंद्रीय मूल्य था और उसकी सूची तय की जाती थी। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुगल प्रशासन के तहत कानूनगो की भूमिका का सबसे सही रूप यहाँ पर दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से ये सही रूप दर्शाता है, तो 15 का सी यहाँ से इसका करेक्ट होगा। वे वंशानुगत अधिकारी थे जो भूमि और राजस्व अभिलेखों का रख रखाव करते थे। क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुगल प्रशासन में कानूनगो वंशानुगत अधिकारी होते थे जो स्थानीय परिस्थितियों में भली भांति परिचित थे और इनका मुख्य कार्य था जो भूमि और राजस्व संबंधी जो हमारे अभिलेख है उसको बनाए रखना। जैसे कि कृषि हमारा उत्पादन है, उनको खेती जोत और इसकी स्थिति को स्थानीय बाजार की दरों की यहाँ पर सही जानकारी देते रहना। ठीक है, तो यहाँ पर वे वंशानुगत अधिकारी थे जो भूमि राजस्व के अभिलेख को रख रखाव करते थे। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 15वें नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? आंसर हो जाएगा 16वें का यहाँ से सी, ये बना था सिराज उद दौला। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1760 की संधि की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ से सही होगा? ठीक है, देखते हैं इसको 17 को। पहले यहाँ से क्या है? पहले यहाँ से बोला है मीर कासिम ने बर्धमान, मिदनापुर और चट्टगांव कंपनी को सौंप दिया था। 17 क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ पर कंपनी को सिलहट के चूना पत्थर व्यापार में आधा हिस्सा मिला था, ये भी बात करेक्ट है। तीसरी बात, मीर कासिम ने कंपनी के सभी बकाया भुगतान को चुकाने में सहमति दी थी, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट है। 17 का आंसर क्या होगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश शासन में इस चरण का कोई यहाँ पर विवरण भी उनके उल्लेख में बिना अधूरा है और वे बंगाल के गवर्नर रहे और फिर भी इंग्लैंड लौट गए, जहाँ 1774 में उनके आत्महत्या करने की यहाँ पर बात कही जाती थी। इस गद्यांश में किसकी बात कर रहा है? किस वायसराय को उल्लेख कर रहा है? बताना है आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का बी, ये रॉबर्ट क्लाइव। बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने जुलाई 1898 में, ठीक है, जुलाई 1898 में, राइट, 1898 में इस स्थान के यहाँ पर क्या स्थापना की थी? उन्होंने आधुनिक शिक्षा के जो भारतीय परंपरा थी उसको मौलिक रूप में जोड़ने और उसको उद्देश्य की थी कि बाद में यहाँ पर उन्होंने कॉलेज का प्रशासन पंडित मदन मोहन मालवीय को यहाँ पर सौंप दिया था। ये कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU की यहाँ पर स्थापना 1916 के समय उसका केंद्र बिंदु बन गया था। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। बी आंसर इसका 19 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की सेनाओं के विरुद्ध ब्रिटिश प्रतिरोध का नेतृत्व किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से 20 का ये सी, सर ह्यूरोज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो सर ह्यूरोज थे उन्होंने 1857 था उसकी विद्रोह के दौरान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध यहाँ पर ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था और मध्य भारत में विद्रोह को दबाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 21, ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संगठन पर विचार करना है। पहला आंसर हो जाएगा, अच्छा इसको यहाँ से मैच करना है कि कौन कौन से यहाँ पे कालक्रम के अनुसार पहले आते हैं। ठीक है, चलो मैच करते हैं, देखते हैं इसको 21 को। पहले आपका आएगा यहाँ पर बंग भाषा प्रकाशित सभा, है ना, बंग भाषा जो प्रकाशिका सभा है ये आपका आएगा यहाँ से 1836, ठीक है, 36। उसके बाद आएगा लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन आपका 1851। उसके बाद क्या आएगा? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, यह जाएगा 1852। सब मिलते जुलते हैं पास है ना, देख सकते हो आप। तो पहला आएगा क्या? 36 38 मैंने तीसरा चौथा और दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, तीसरा चौथा दूसरा पहला, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा 21 का। ठीक है, 22, उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के मूल सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथन बताने कौन सा यहाँ से सही होगा? ठीक है, देखते हैं। पहला यहाँ से है प्रत्यक्ष राजनीतिक कार्रवाई आवश्यक होती है, ठीक है, आवश्यक है, पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना था, ये क्या होगा? ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरी बात, भारतीयों को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए थे, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें हमारी करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 22 का। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो बोला है कि राष्ट्रीय जो आंदोलन था इसका लक्ष्य डोमिनेंट स्टेट प्राप्त करना, ये नहीं था, क्योंकि देखो उग्रवादी हमारा विचारधारा, स्वराज जो हमारा पूर्ण शोषण
स्वतंत्रता थी उसको अपना लक्ष्य मानती थी, ना कि केवल डोमिनेंट स्टेट्स का। तो ये बात हमारी गलत होगी, सेकंड वाली है ना। सेकंड यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, तो सेकंड बात गलत हो जाएगी। ओनली 1-3 करेक्ट है, तो ए क्या होगा, ए यहाँ से इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बोला है राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य डोमिनेंट स्टेट प्राप्त करना था, ये नहीं था। क्योंकि यहाँ पर देखो उग्रवादी जो विचारधारा थी उनमें सुशासन और पूर्ण स्वतंत्रता को अपना यहाँ अपना लक्ष्य मानते थे, ना कि यहाँ पर डोमिनेंट स्टेट्स को। याद रखने बाद आंसर रहते ए करेक्ट 22 का। 23 नंबर है, 1904 में भारत सरकार के गृह सचिव पद की निम्नलिखित में से कौन नियुक्त हुए थे? ये नियुक्त हुए थे कौन? हर्बर्ट रिस्ले। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स द्वारा दी गई छात्रवृत्ति का पहला प्राप्तकर्ता कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का बी, नंदलाल बोस। ठीक है, भारतीय कला जगत की एक प्रमुख हस्ती नंदलाल बोस 1907 में जो थे स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। 25, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक कारण था? है ना, कौन सा प्राथमिक कारण था? जो प्राथमिक कारण था अगस्त प्रस्ताव। यहां से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 26 का आंसर ए, सभी फर्मों द्वारा अर्थव्यवस्था में जोड़ी गई सकल मूलवर्धन जीवीए का कुल योग। ये क्या होगा? ये हमारा जीडीपी को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखो जीडीपी हमारा जो है ये किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निर्दिष्ट अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मौद्रिक जो मूल्य है उसको दर्शाता है। इसे सभी उत्पादक इकाई द्वारा पर जोड़े गए सकल मूल जीवीए के रूप में भी करों को सब्सिडी का समायोजित करके यहाँ पर गणना की जाती है। तो आंसर क्या होगा? 26 का ए करेक्ट होगा। 27, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर नीर घरेलू मुद्रा की जो विदेशी मुद्रा है उसके मुकाबले द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दरों को भारित औसत होती है इसकी। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी 27 की करेक्ट है। दूसरा, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर जो होती है रीर और नीर होती है। मतलब रीर मतलब क्या? वास्तविक प्रभावी दर विनिमय दर, और नीर हमारा क्या होता है? जो सांकेतिक प्रभावी दर होती है विनिमय वो। ये जिसे घरेलू और अन्य देशों के बीच यहाँ पर जो मुद्रास्फीति है उसके अंतर को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक और प्रभावी विनिमय दर है हमारी रीर, इसको सांकेतिक दरों में पारित और औसत रूप से परिभाषित किया जाता है, राइट। जिससे घरेलू और विदेशों में जो यहाँ पर देशों के बीच सापेक्ष हमारा अंतर होता है उसके आधार पर इसको समायोजित करते हैं। तो इसे पॉइंट आप देखो लिख लोगे, रीर क्या होता है, नीर क्या होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा डीप आप जाके पढ़ोगे क्या है ये, ठीक है, तब आपको समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी थोड़ा सा टफ होता है, तो जब आप थोड़ा सा इसमें टाइम दोगे तो आपको समझ आएगी ये, ठीक है। तो 27 का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर इसका आंसर। 28, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 के आंसर ये की गई है सुल्तानगंज और रक्सौल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 में बिक्री कर जो है वैट राजस्व से अपेक्षित जो हमारी प्रतिशत वृद्धि क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का आंसर ये है सी 12%। कितना है? 12% यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यह प्रत्यक्ष कर संग्रह अनुमानित वृद्धि को दर्शाता है जो संभवतः आर्थिक विस्तार, बेहतर अनुपालन या नीतिगत परिवर्तन के भी कारण होगा। तो क्या होगा? आंसर 29 का क्या होगा? सी करेक्ट है 12%। क्वेश्चन 30, विश्व बैंक के अनुसार 2024 में वैश्विक जो हमारे प्रेषण होते हैं उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी थी जो अब तक सबसे अधिक थी? आंसर हो जाएगा 30 का आंसर ए 14.3%, ठीक है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 31, प्रयोज्य व्यक्तिगत आय डीपीआई के संबंध में विचार करना है। ये वह आय होती है जो व्यक्तिगत आय से व्यक्तिगत आयकर कटौती के बाद व्यक्ति के पास बचती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है। इसमें सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बेरोजगारी लाभ और सब्सिडी जैसे हस्तांतरण भुगतान शामिल नहीं होते हैं। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें व्यक्तिगत कर आय से जो पहले की कुछ कमाई है नहीं होती है, इसे पर्सनल इनकम का यहाँ पर कहा जाता है जो सभी प्रकार की कमाई को सम्मिलित करती है, जैसे वेतन, लाभांश, किराया, सब्सिडी, पेंशन, ट्रांसफर, भुगतान, है ना। लेकिन इसमें से कोई कर नहीं घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ बोला कि कोई यहाँ कर ये सब कर हटा दिए जाते हैं, राइट, यही कर शामिल नहीं होते हैं, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, तो आंसर यहाँ से पूछा है कि गलत कौन सा है। 31 का आंसर बी यहाँ से होगा, क्योंकि दूसरा नंबर स्टेटमेंट यहाँ से गलत बता रहा है। क्वेश्चन 32, वह कौन सी सहकारी समिति है जो छोटे उत्पादकों को कच्चा माल, औजार, उपकरण जैसे आवश्यक उत्पादन संसाधन उपलब्ध कराता है उनका समर्थन करती है? आंसर हो जाएगा 32 का बी
उत्पादक सहकारी समिति, है ना, बी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो उत्पादक हमारी जो सहकारी समिति होती है ये छोटे उत्पादकों की सहायता के लिए गठित की जाती है। आपसे बोलेगा जो हमारे उत्पादक सहकारी समिति होती है ये कौन से उत्पादकों के लिए गठित की जाती है, छोटे उत्पादक, बड़े उत्पादक, है ना, और यहाँ पे सीमांत उत्पादक, ऐसे करके बोलेगा तो क्या होगा, ये छोटे उत्पादकों के लिए सहायता के लिए गठित की जाती हैं। ये समितियां उन्हें उत्पादन के लिए यहाँ पर आवश्यक संसाधन जैसे कच्चा माल, मशीनरी, औजार उपलब्ध कराती हैं और कभी कभी यहाँ पर उनके उत्पादों का विपणन भी मदद करती है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 32 का बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 33 नंबर है, जब कोई देश अपने भुगतान संतुलन घाटे को संतुलित करने के लिए विदेशी मुद्रा बेचकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं आधिकारिक आरक्षित निधि लेन देन। डी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 ये बात लिख लेनी, देखो यहाँ पर जो छोटा छोटा पॉइंट है आपको नोट्स बना के पॉइंट से लिख लेना कि क्या किसको कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन 34 है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023-24 के अनुसार बिहार में श्रम बल भागीदारी दर क्या थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, ये थी 55%। आगे देखते हैं क्वेश्चन 34 के 35 नंबर को। कुछ नेट वक्र के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये आर्थिक विकास और समानता के बीच संबंध जो होता है उसको स्पष्ट करता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये पारिवारिक चरण और आर्थिक विकास के लिए जी आकार के संबंध को दर्शाता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो कुछ नेट्स वक्र है इसको कभी कभी उल्टे यू के आकार के रूप में भी दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें वाई अक्ष या जो हमारे वाई अक्ष में जो समानता है उसको दर्शाता है और एक्स अक्ष के आर्थिक विकास को दर्शाता है। तो यहाँ से जे नहीं होगा, यहाँ से यू होगा। तो सेकंड बात यहाँ से गलत हो गई, ओनली पहली बात करेक्ट है। सही पूछा है तो एक ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। 36 ई नाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक राष्ट्रीय व्यापार पोर्टल है जो सभी कृषि बाजारों में एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लागू करता है। पहला क्या होगा, पहली बात 36 के यहाँ से गलत है। दूसरी बात, क्योंकि ई नाम एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार मंच है जो भारत भर में यहाँ पर कृषि उपज की नई मंडी समिति होती है उनको जोड़कर एक एकीकृत ऑनलाइन बाजार बनाता है। हालांकि ये सभी बाजारों में एक समान न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं करता है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। इसमें वेयर हाउस ट्रेडिंग मॉड्यूल्स की शुरुआत शामिल है जो भुगतान सुविधा से एकीकृत होगी। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर बी आंसर 36 का करेक्ट आंसर है। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वास्तविक जीडीपी की वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक जो उत्पादन उसमें वृद्धि को दर्शाती है जिसमें मूल्य परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाता है। पहला क्या होगा, पहली बात से करेक्ट है। दूसरा, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि उत्पादन और कीमतों में दोनों में यहाँ पर वृद्धि के कारण आय में वृद्धि को दर्शाती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 38, विश्व की मौजूदा जनसंख्या को प्रतिस्थापित करने के लिए कुल प्रजनन दर कितनी होनी चाहिए। इसकी जो प्रजनन दर होनी चाहिए यहाँ से ये 2.1, बी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 39, पहला निर्यात तत्परता सूचकांक EPI निम्नलिखित में से किसके जो संस्थान द्वारा विकसित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ पर ये किया गया था नीति आयोग प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से। ठीक है, जिसे पहली बार अगस्त 2020 में यहाँ पर आया था। आपसे बोलेगा 2024 में, है ना, तो याद रखना है 2024 नहीं होगा, 2020 होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस तिलहन फसल के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी, अरंडी। ठीक है, अरंडी मतलब एकमात्र ऐसा तिलहन फसल है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित नहीं किया जाता है। अंडे का तेल जो यहाँ पर रिकिनस जो कम्युनिस पौधे जो उससे निकल आता है और ये पूर्वी क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और मुख्यतः एक रेचक के रूप में जाना जाता है। ये गर्भाशय संकुचन और वसा जो हमारी चयापचय होती है, लिपिड हमारे मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें भी सहायक होते हैं और इसमें रोगाणु रोधी, है ना, जो हमारे एंटी माइक्रोबियल जो होते हैं उससे भी गुण पाए जाते हैं। तो इसे याद रखना, डी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। 41, ये एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें खनिज पोषक तत्व वाले घोल का उपयोग करके बिना मिट्टी के खाद उत्पादन किया जाता है। इस पद्धति का उपयोग मुख्य लाभ जो है हमारा ये कि जो मिट्टी से संबंधित समस्याएं जैसे कि मिट्टी जनित कीट हैं इनको कम कर देती है। तो आंसर क्या होगा, 41 का आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, ये हाइड्रोपोनिक्स, है ना, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी आधुनिक हमारी तकनीकी है जिसमें पौधों को मिट्टी के बजाय पोषक तत्वों को युक्त यहाँ पर जल में उगाया जा सकता है और पौधों के यहाँ पर जो वृद्धि के लिए यहाँ पर आवश्यक पोषक तत्वों को जल में घोलकर सीधे उनकी जड़ों तक यहाँ पर पहुँचाया जा सकता है। कभी कभी पौधे को सहारा देने के लिए यहाँ पर परलाइट
और कंकड़ नारियल जैसे यहाँ पर ऐसे निष्क्रिय माध्यम से उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 41 का सी करेक्ट होगा। 42 है कार्बन के विभिन्न रूप जो हैं उनके योग, उनके स्रोत या प्रभाव से संबंधित आपको विचार करना। देखते हैं इसमें। बोला बैगनी। ठीक है, बैगनी क्या है? बैगनी आपको हो जाएगा पर्पल, मतलब कार्बन, वायु और औद्योगिक जो मानव सर्जन उसके माध्यम से प्राप्त करना। ठीक है, तो पहला क्या होगा? पहला हमारा आंसर इसका करेक्ट है, सही मैच कर रहा है। दूसरा हरा, हरा मतलब ग्रीन है ना। इसमें क्या कार्बन जो हमारे कार्बन में स्थलीय पौधे और वनों में संग्रहित कार्बन, सही है। तीसरा काला, समुद्री पौधे को तलछट में संग्रहित करना, ये बोल रहा है। ठीक है, तो काला हमारा हो जाएगा जीवाश्म ईंधन को जलने से उत्सर्जित कार्बन, ये गलत हो जाएगा। लाल क्या है? लाल हमारा है यहाँ पर जो कार्बन है उसमें जैविक कण जैसे शैवाल, उसके कारण बर्फ और हिम पे छोड़ा गया कार्बन जो एल्बिडो प्रकाश परावर्तन क्षमता को कम करता है, ये क्या होगा? सही है। आंसर 1 to 4 करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। यहाँ पे और भी लिख सकते हो, 4 बातें लिखी हैं ये। आप लिख सकते हो भूरा। भूरे में क्या होगा? भूरे में होता है आपका कार्बन में जैविक पदार्थों के जो हमारे अधजले से उत्सर्जित कार्बन होता है, भूरे में आ जाएगा वो। ठीक है, अगला लिख सकते हो आप एक पॉइंट और यहाँ से, धूसर। ठीक है, धूसर या ग्रे जिसको बोलते हैं, ये कार्बन औद्योगिक उत्सर्जन के माध्यम से निकलने वाला कार्बन होता है। तो ये सब चारों बातें वो 5 6 2 बातें 6 बातें आप यहाँ से लिख सकते हो पॉइंट बना के। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 43 ग्रास हॉपर इफेक्ट के कारण प्रदूषक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जमा हो जाते हैं? आंसर हो जाएगा 43 का, ये जमा हो जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका सी, ध्रुवीय और दूरस्थ क्षेत्रों में। ठीक है, अगर देखते हैं यहाँ से 44 सीपीसीबी के वर्गीकरण के अनुसार उद्योग श्रेणियों में उनकी संबंधित जो गतिविधि है उसके अनुसार यहाँ पर आपको विचार करना है कितने उद्योग यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। ठीक है, श्वेत उद्योग है, श्वेत उद्योग हमारा होगा यहाँ से 44। तो सौर ऊर्जा संयंत्र को एक स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल उद्योग बनाता है जिससे न्यूनतम प्रदूषण होता है। तो क्या होगा? यहाँ से पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका स्वच्छ, यहाँ से खनन से नहीं होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र को लेकर के स्वच्छ पर्यावरण अनुकूलन को यहाँ पर देखना, तो ऐसे गलत हो जाएगा खनन। हरित उद्योग क्या होगा? हरित उद्योग आपको होगा खाद्य प्रसंस्करण, आमतौर पर जो हमारी इनकी श्रेणियाँ होती हैं उनकी तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ये सही हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण। लाल उद्योग क्या होगा? मैंने ऊपर बताया था है ना। लाल उद्योग हमारा खनन ऐसी गतिविधि है जो भूमि क्षरण, ठीक है, जल प्रदूषण आदि जैसे कारकों को पर्यावरण पर जो हमारी होती है इस पर गंभीर प्रभाव डालती है। ठीक है, यहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र गलत हो जाएगा। नारंगी उद्योग क्या होता है? नारंगी उद्योग यहाँ पर होता है ऑरेंज से नारंगी, ये मछली प्रसंस्करण उद्योग होता है। तो यहाँ से सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2 और 4 सही है, मतलब 2 बातें हमारी करेक्ट है ना। तो क्या होगा? 2 स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा 44 का। 45 निम्नलिखित में से किस सागर झील की औसत लवणता सबसे कम होती है? आंसर हो जाएगा 45 का, यहाँ से ये होती है डी, काला सागर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 यहाँ से सतलज नदी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये तिब्बती मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के 6,500 से निकलती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, ये बारालाचा दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ये बारालाचा दर्रे से प्रवेश होकर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर ये सिपकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला सही है। पाकड़ नगल और रणजीत संघ बांध जो है ये इस नदी पर बनाए गए। तीसरा क्या होगा? तीसरा हमारा से गलत, क्योंकि भाखड़ा नागल बांध जो हमारा है ये सतलज नदी पर बना हुआ है, लेकिन रणजीत सागर बांध ये थीन बांध रावी नदी पर स्थित। तो यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? केवल हमारा दूसरा करेक्ट है, तो गलत पूछा है, तो 2 और 3 बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टानों के उदाहरण है? अवसादी चट्टानों के उदाहरण में से कौन से? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 47 का यहाँ से। एक तो पहला चूना पत्थर, ठीक है, सेल, और यहाँ से कोयला। ग्रेनाइट और स्लेट यहाँ से नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर का 134 बी यहाँ से करेक्ट आंसर 47 का। 48 नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन से हिमानी स्थल रूपों की विशेषता नहीं है? हिमालय स्थल रूपों की विशेषता में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का सी, एर्ग, है ना। एर्ग यहाँ से इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, देखो एर्ग हमारा क्या होता है? एर्ग का यहाँ पर जो ग्लेशियर से कोई संबंध नहीं है। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में जैसे सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक रेत टीले से भरी विशाल भूमि होती है। ये एक पवन जनित जो स्थल रूप है, ना कि हिमानी। तो गलत हो जाएगा। 49
भू आकृति के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? किसमें भू आकृति का जो निर्माण होता है उसको लेकर के। मेघालय का पठार मुख्य यूरोपीय पठार भारतीय प्लेट की उत्तरवर्ती गति के कारण पर अलग हुआ है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर क्योंकि जो बोला कि ये यूरोपीय पठार से अलग नहीं है बल्कि यहाँ पर मुख्य भारतीय पठार से अलग हुआ है ना, यूरोपीय पठार से नहीं। दूसरा, पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वतमाला से मिलते हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो हमारे यहाँ से रहेगी ये करेक्ट है। तीसरा, बुग्याल सिक्किम में पाए जाने वाला उच्च ऊंचाई वाला एक घास का मैदान है। तीसरा भी हमारा गलत है क्योंकि बुग्याल उत्तराखंड में पाए जाने वाला एक उच्च ऊंचाई का घास का मैदान है, तो यहाँ से सिक्किम का नहीं, ये गलत हो जाएगा। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ सदा नीरा होती हैं, ये आपका करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 2 और 4 करेक्ट है। सही पूछा है तो 2 और 4 ए यहाँ से करेक्ट आंसर 49 का। ठीक है, 49 का हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? 49 का करेक्ट है हमारा ए नंबर। ठीक है, हमारा दूसरा सही था और चौथा सही था। पूछा था कौन सा सही है ना, दूसरा चौथा। हाँ तो ठीक है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया 50। निम्नलिखित में से जलवायु परिस्थिति पर विचार करना है। वार्षिक वर्षा 250 सेंटीमीटर, वार्षिक तापमान 25 से 27, औसत वार्षिक जो हमारा सांद्रता है आर्द्रता है ये 27 से 70%, और इस वन में क्षेत्र में वृक्ष के साथ यहाँ पर अपने पत्ते नहीं गिराते हैं। तो किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है 50 नंबर का आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को लेकर के। क्वेश्चन 51, काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा गलत होगा? गलत यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमारा है ये हो जाएगा, ये मिट्टी फास्फोरस और ह्यूमस से भरपूर होती है। ये वाली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो काली मिट्टी होती है ये एल्यूमिना, चूना और आयरन ऑक्साइड से जैसे खनिज उससे भरपूर होती है, लेकिन यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 52, पछुआ पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच बहती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पछुआ पवनें शीत ऋतु में प्रबल होती है और जब ध्रुवों पर होती है, ध्रुवों पर दाब कम हो जाता है इनका। ठीक है, सेकंड बात भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर पछुआ पवनें जो होती है शीत ऋतु में प्रबल और ध्रुवों पर दाब इनका कम हो जाता है। दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 52 का क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, अभिकथन ए और कारण आर। दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें मुख्यतः पश्चिमी में स्थित अरब सागर के पूर्वी की ओर महाद्वीपी जो हमारी भारत के महाद्वीपी की ओर चलती है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला से जो है 53 का स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है ना, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, अभिकथन हमारा सही है, कारण देखते हैं। कारण यहाँ से इसमें बोला है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें मुख्य रूप से कोरियोलिस प्रभाव के संचालित होती है जो उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप की ओर यहाँ पर मोड़ देती हैं। ये बात सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? पहला सही था, दूसरा गलत है। राइट, क्योंकि यहाँ पर जो कोरियोलिस प्रभाव होता है उसमें मानसूनी हवाओं की यहाँ पर जो दिशा है उसको प्रभावित करता है, लेकिन ये उनकी गति का मुख्य कारण यहाँ पर नहीं बताता है। गति यहाँ पर उसमें नहीं प्रभावित होती है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है 53 का, तो आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा कारण वाला इसका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन से बहिर्वेदी भू आकृतियों के उदाहरण है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ से हो जाएगा बाढ़ बेसाल्ट क्षेत्र और क्रेटर, 2 और 3 यहाँ से इसके करेक्ट आंसर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55, भूस्खलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भूस्खलन जो है इसका तात्पर्य गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान के नीचे चट्टान, मिट्टी, अन्य मलबे का खिसकना होता है। पहला वाक्य होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, खड़ी ढलान और भारी वर्षा किसी क्षेत्र को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील बना देती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, हिमालय भूस्खलनों की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें एकदम करेक्ट है। 55 का आंसर क्या होगा? सभी सही है, तो डी। 56, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सी फसलें रबी की फसल मानी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का, ये मानी जाती है। एक तो पहला मटर और एक आपका हो जाएगा यहाँ से सरसों। मटर सरसों हमारे क्या रबी की फसल मानी जाती है। 1 और 3 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, बृहस्पति को लाल ग्रह पर माना जाता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति को एक गैस दानव या गैस ग्रह और यहाँ पर लाल ग्रह के रूप में नहीं कहा था। ये ग्रह की उपाधि मंगल को यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे, कुइपर बेल्ट स्थलीय और गैसीय जीवियन ग्रहों के बीच स्थित होती है। सेकंड बात यहाँ पे भी गलत है क्योंकि यहाँ पर जो कुइपर बेल्ट होती है एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बौने ग्रह
धूमकेतु और छोटे यहाँ पर जो खगोलीय पिंड है उससे भरा होता है, और ये नेपच्यून कक्षा में भी आगे की ओर यहाँ पर स्थिर होता है ना। तो यहाँ से जरिए गैस या दानव ग्रह हैं उसके यहाँ पर उसको लेकर के ये बेल्ट इसमें स्थलीय ग्रहों में नहीं होगी, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें हमारी क्या गलत है, आंसर हो जाएगा 57 का सही पूछा है तो कोई सही नहीं है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 58 है, निम्नलिखित में से किसे एक टेक्टोनिक प्लेट के नाम से जाना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 के यहाँ से। इनको जानते हैं कौन कौन से, एक तो पहला प्रशांत प्लेट को, एक आर्कटिक प्लेट और एक उत्तरी अमेरिकी प्लेट है ना। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 58 का बी 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नजका प्लेट को नहीं जानते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 59। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण उच्च तापमान वाले बिंदु से निम्न तापमान वाले बिंदु की ओर पर सीधे बिंदु तक सीधे पदार्थ के माध्यम से अणु तक प्रभाव होता है इसका। तो ये कथन जो किस प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है, ये जो प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है डी चालन का, है ना। चालन हमारी होती है, राइट, जो चालन है ये वह प्रक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा का संचरण किसी ठोस के भीतर या ठोस के प्रत्यक्ष संपर्क में होने पर होता है। ये तब होता है जब उच्च ऊर्जा गर्म अणु और निम्न ऊर्जा ठंडे में अणु में यहाँ पर टकराते हैं और बिना पदार्थ के समग्र रूप से यहाँ पर गति करने के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। यहाँ से क्या होगा, डी करेक्ट आंसर है। 59 हो गया। 60 नंबर, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से जो नहीं बनाती है ये बी नर्मदा। 61, केंद्र सरकार की नीति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। समेकित निधि और सार्वजनिक लेखा संचालन कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर इसकी संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, ठीक है। भारत की समेकित नदी से कोई भी धन संसद द्वारा पारित कानून के जो अनुसार यहाँ पर व्यय किया जा सकता है, ये बात एकदम सही है क्योंकि संसद यहाँ पर संसद पर ही भारित होती है। तो आंसर क्या सही होगा, ओनली टू बी यहाँ से करेक्ट आंसर 61 का। 62, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एनजेएसी की यहाँ पर स्थापना की गई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का, ये की गई थी बी 99वां संविधान संशोधन यहाँ पर जो था उसको लेकर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के लिए कानून समझ क्षमता और समानता न्याय को बढ़ावा देने के लिए कानूनी प्रणाली सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी, आर्टिकल 39A, अनुच्छेद 39A, ठीक है। 39A कहता है कि यहाँ पर राज्य वह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी जो सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय मिले और विधिक प्रणाली ऐसी ही हो जो कि निःशुल्क और विधिक सहायता को बढ़ावा दे सके, ठीक है। इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आर्थिक स्थिति की चाहे जैसी हो उसे न्यायालय तक पहुँच प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन 64, ग्राम न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये फौजदारी और दीवानी दोनों जो न्यायालयों की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, पहली बात क्या होगी, करेक्ट है। ये ग्राम न्यायालयों के न्यायाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, सेकंड बात गलत है क्योंकि ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं न्यायाधिकारी इनकी नियुक्ति संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक गलत हो जाएगा। न्यायाधिकारी के पास प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की समान शक्तियां और अधिकार क्षेत्र होते हैं, एकदम करेक्ट है। आंसर 13 करेक्ट है। 64 का आंसर सही पूछा तो सी। 65, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों तक की सीमित है, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा 65 का, ये करेक्ट है। दूसरा, अनुच्छेद 359 अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने की अनुमति देता है, सेकंड बात भी करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 1 2 करेक्ट है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को आपातकाल के जो हमारे दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यहाँ पर न्यायालय जाने का अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है। हालांकि 44वें संविधान संशोधन 1978 में बाद में इसे ऐसे मामलों में अनुच्छेद 20-21 को निलंबित करने नहीं दिया जा सकता था, ठीक है। तो दोनों सही है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट है 65 का। 66 नंबर है, भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनके लिए विशेष अधिकारी के संबंध में विचार करना है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 350 बी को जोड़ा गया था जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी के प्रावधान संबंधित है, पहला क्या होगा, 66 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 350 बी है जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए यहाँ पर उसका प्रावधान करता है और 44वें संविधान संशोधन सम्मिलित नहीं किया गया था, ठीक है। इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा जोड़ा गया था। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सेकंड बात करेक्ट है। आंसर सही कौन सा, केवल 2 बी 66 का करेक्ट आंसर है। 67, मुख्य सतर्कता आयुक्त का वेतन और भत्ते सेवा शर्तें किसके समान होती हैं, आंसर हो जाएगा 67 का ए, ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के, ठीक है। 68,
निम्नलिखित में से कौन सी एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है 68 का हो जाएगा आंसर हमारा डी, ये सभी सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, अखिल भारतीय सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस प्रकार की न्याय की गारंटी यहाँ पर दी गई है ना? इन चारों में आपको देख के बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से ये दी गई है बी, सामाजिक, आर्थिक और यहाँ पर राजनीतिक, इसको लेकर के यहाँ पर गारंटी न्याय की दी गई है। 70, भारत का संविधान अपनी अंतिम शक्तियाँ किससे प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से ये प्राप्त करता है भारत के लोगों से। ठीक है, संविधान अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है और जैसे कि यहाँ पर प्रस्तावना में परिलक्षित होता है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ है कि विधायिका एक प्रतिनिधि निकाय होने के नाते जनता की संप्रभु की इच्छा को दरकिनार नहीं कर सकती है। 71, संविधान का निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत को संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का डी, अनुच्छेद 13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 हमारा न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी ऐसे कानून की समीक्षा कर सकता है और उसे रद्द कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन यहाँ पर करता हो या उससे विरोधाभास रखता हो। यह अनुच्छेद भारत में न्यायिक समीक्षा जो जुडिशियल हमारा रिव्यू उसको लेकर सिद्धांत को मूल आधारित है। तो ऐसा डी क्या होगा? 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखो 71 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, बाकी यहाँ से जो 72 रहेगा 72 से लेके 150 तक करीब क्वेश्चन, ठीक है, वो मैं पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करूंगा। राइट, पार्ट 1 में आपको इतने क्वेश्चन नहीं करने हैं, पार्ट 2 में आपको कल डिस्कस करूंगा ऐसे, तो आपका ये जो पार्ट रहेगा पूरा हो जाएगा। और ये कभी पार्ट बचा हुआ है, ये जो टेस्ट नंबर अभी करीब 23वां है तो ये करा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 22वां जो बचा हुआ था उसका पार्ट 2 बचा हुआ है, वो भी पार्ट 2 में आपको कल या फिर आज जो रहेगा दोपहर तक मैं करा दूंगा। ठीक है, जो पार्ट 2 बचा है उसको दोपहर तक मैं आपको करा दूंगा। बाकी आप यहाँ से देखते रहो। देखो जो भी टॉपिक आपको यहाँ से थोड़ा सा डाउट लगे, ठीक है, इन 70 क्वेश्चनों में जो भी टॉपिक कुछ डाउट लगे, आपको जाके थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना कि क्या क्या पॉइंट आपको वहाँ से गलत हुए हैं या नहीं समझ आ रहे थे। ठीक है, उसके बाद अपना दूसरा पेपर सॉल्व करना है। देखो पेपर सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही कि आप जो चीज़ नहीं आ रही उसको पॉइंट बना के आप अपने A4 पेपर में लिख लो। ठीक है, और जो नहीं आ रहा उसको जाकर डीप में जाके अपना स्टैटिक टॉपिक या करंट का नहीं आ रहा तो करंट में जाके अपना अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ से करना है रोज का रोज, क्योंकि यहाँ पर पेपर का कम दिन बचा है, करीब 1 महीने भी यहाँ पर नहीं बचा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, करीब यहाँ से 27 से 28 दिन है ना, तो इतने दिन में आपको क्या करना है, जितने भी पेपर थे सेट थे सबको रिवीजन करना है एक साथ पूरा। ठीक है, एक साथ उठा के देख जाना कि हाँ किसका कौन सा आंसर है, जल्दी जल्दी करके। राइट, क्योंकि मैं जल्दी वैसे ही बोलता हूँ। ठीक है, आपको टू में करने की स्पीड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे अच्छे से जितने पेपर सब अच्छे से एक बार रिव्यू कर जाओ, यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन कौन से हैं, कौन से मिस्टेक हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं। बाकी कुछ डाउट रहता है और एग्जाम्स को लेकर के आप नीचे कमेंट या टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।